हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेप्टिक अल्सर। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले इसके डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि पेप्टिक अल्सर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो भी हमारा जीआई ट्रैक होता है, जीआई ट्रैक में जो भी ऑर्गन इंक्लूड होते हैं उन्हीं में से आप देख पा रहे होंगे कि आपको ईसोफेगस का थोड़ा पार्ट दिखाई दे रहा होगा, देन आपको स्टमक दिखाई दे रहा है, देन स्टमक के पाइलोरिक पार्ट से कनेक्ट है ड्यूडेनम वाला पार्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। देन जीआई ट्रैक की हम बात करें तो ये 4 लेयर से बना होता है। कौन कौन सी? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारा स्टमक है, ठीक है, स्टमक की जो इनर लेयर होती है कौन सी? म्यूकोसा। वो क्या करती है कि म्यूकस का सीक्रेशन करती है। ठीक है, तो म्यूकस क्या करता है कि इस यहाँ की इनर लेयरों पर सीक्रेशन इनका होता रहता है म्यूकस का। म्यूकस का फंक्शन ये होता है कि जो भी HCl होता है, HCl बहुत ही एसिडिक होता है और बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, वो क्या करता है कि फूड के साथ आने वाले ऑर्गेनिज्म, माइक्रो बैक्टीरिया, वायरस होते हैं उन्हें किल करता है। और साथ ही साथ HCl इतना डेंजरस होता है कि ये स्टमक की लेयर को भी क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उसे प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन? म्यूकस। ठीक है, तो देन अगर किसी कारणवश क्या हो जाए कि म्यूकस का क्षरण हो जाए, म्यूकोसा लेयर का क्षरण हो जाए, खराब हो जाए, तो उस कंडीशन में जो HCl है वो क्या कर देता है कि यहाँ पर घाव पैदा कर देता है उसकी लेयर में। ठीक है, घाव होने लगते हैं। ठीक है, तो जो घाव होने लगते हैं यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ड्यूडेनम वाले पार्ट में घाव है और यहाँ वाले स्टमक वाले पार्ट में जो घाव है, तो इन्हीं घाव को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं घाव को हम पेप्टिक अल्सर बोला करते हैं। चलिए, आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे। इसके बाद चलिए हम डेफिनेशन को भी समझते हैं। तो देखिए, अ पेप्टिक अल्सर इज अ सोर दैट डेवलप ऑन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। देखिए, जो स्टमक की लाइनिंग होती है इनमें क्या हो जाए? मतलब कि घाव हो जाए, सोर हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन को पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। और ये कहाँ कहाँ हो जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट आप देख पा रहे हैं ड्यूडेनम वाले पार्ट में क्या है? घाव है यहाँ पर। ठीक है, देन उसके बाद है ईसोफेगस। अगर ईसोफेगस में हो जाए, ईसोफेगस वाले यहाँ पर भी हो सकते हैं आप क्या? घाव। देन टिपिकली कॉज्ड बाय द इरोशन ऑफ द प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर ऑफ द स्टमक। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो म्यूकस लेयर है उसका क्या हो रहा है? जो प्रोटेक्ट करके रखती है किससे? HCl से। उसका क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है, इरोशन हो रहा है, मतलब उसका क्षरण हो जाता है म्यूकस लेयर का। तो उस कंडीशन में क्या हो जाते हैं? पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। तो आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे। इसके बाद हम समझते हैं आगे। चलिए, इसके बाद हम इंसिडेंस समझते हैं कि इसके क्या क्या इंसिडेंस हो सकते हैं। तो देखिए, पेप्टिक अल्सर इज मोर इन पीपल बिटवीन 40 एंड 60 ईयर्स ऑफ ओल्ड। तो पेप्टिक अल्सर जो होते हैं वो ज़्यादातर पे हमें ज़्यादा एज वाले पर्सनों में देखने को मिलते हैं, जैसे 40 एंड 60 के अबव जो भी पर्सन होते हैं उनमें हमें देखने को मिलता है पेप्टिक अल्सर। ठीक है, देन पेप्टिक अल्सर मोर कॉमन अफेक्टेड इन मेल एज कम्पेयर टू फीमेल। तो जो पेप्टिक अल्सर होते हैं, देखिए, तो जो पेप्टिक अल्सर होते हैं वो मेल में ज़्यादा होते हैं एंड फीमेल में कम होते हैं। ठीक है, मेल में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं कंपेयर टू फीमेल। चलिए आगे समझते हैं। तो आगे अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, क्या एटियोलॉजी होती है। तो देखिए, फर्स्ट क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या है? एक बैक्टीरिया का नाम है। ये बैक्टीरिया करता क्या है कि जो म्यूकोसा लेयर होती है स्टमक की, उसे क्या कर देता है? क्षरण कर देता है, उसे खराब कर देता है। तो जिससे क्या होने लगते हैं? वहाँ पर अल्सर पैदा हो जाते हैं, मतलब कि घाव बन जाते हैं। ठीक है, अल्सर हो जाते हैं इस कंडीशन में। किसके कारण? हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, एक मेन कॉज ये हो गया। देन दूसरा कॉज क्या है? रेगुलर यूज ऑफ पेन रिलीवर्स। तो जो अगर आप पेन किलर रेगुलर मात्रा में टैबलेट का यूज़ करते हैं, जो पेन किलर टैबलेट्स होती हैं, ड्रग्स होती हैं, अगर आप उनका रेगुलर ही यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में भी हमें अल्सर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोरोक्सेन एंड कीपोप्रोफेन ये ड्रग्स यूज़ करते हैं, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हेरिडिटी फैक्टर, मतलब कि जेनेटिक भी हो सकता है, वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में भी कंपेयर्ड हो सकता है। ठीक है, एंड इसके बाद है हैवी स्मोकिंग। अगर पर्सन ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग करता है, ड्रग, ठीक है, स्मोकिंग करता है, तो उस कंडीशन में भी हमें ये देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
एंड एल्कोहल कंजप्शन, अगर कोई पर्सन ज़्यादा मात्रा में दारू पीता है, बहुत ज़्यादा एल्कोहल का सेवन करता है, तो उस कंडीशन में भी उसे पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और होने लगता है, ठीक है। एंड मेंटल स्ट्रेस, अगर आप मेंटल स्ट्रेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, एंजाइटी आपकी बॉडी में होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्ट्रेसनेस रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है कि पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हो जाते हैं। देन उसके बाद क्या है, स्पाइसी फूड, अगर बहुत ज़्यादा आप तेल से तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, स्पाइसी फूड ले रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक्सेसिव कंजप्शन ऑन स्ट्रॉन्ग टी, कॉफ़ी, एल्कोहल, तम्बाकू एंड ड्रग्स जैसे कि स्टेरॉइड, अगर आप इन चीज़ों का भी सेवन करते हैं, टी, कॉफ़ी, एल्कोहल, तम्बाकू एंड ड्रग्स लाइक स्टेरॉइड, तो इन कंडीशन से भी क्या हो सकता है कि पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये क्या है, कॉजेज़ होते हैं पेप्टिक अल्सर होने के। चलिए आगे अब हम ये समझते हैं कि पेप्टिक अल्सर कितने पार्टों में डिवाइड है। तो पेप्टिक अल्सर 2 पार्टों में डिवाइड होता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप होते हैं, फर्स्ट है एक्यूट एंड सेकेंड है क्रॉनिक। तो एक्यूट पेप्टिक अल्सर क्या होता है, इट इज़ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड अकर सडनली इन्वॉल्व। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कम समय के लिए होते हैं और क्या होती है, सडनली होते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि सुपरफिशियल लेयर ओनली द म्यूकोसल लेयर, तो देखिए जो सुपरफिशियल लेयर होती है ये उसे डिस्ट्रॉय करता है, कौन, एक्यूट पेप्टिक अल्सर, ठीक है। ओनली द म्यूकोसल लेयर मतलब कि जो सुपर लेयर होती है, इनर लेयर होती है, ठीक है, सुपरफिशियल लेयर बोला जाए कि जो इनर लेयर होती है सबसे, ठीक है, उसे अफेक्टेड पहुंचाता है, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। तो इट इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ये क्या होता है कि क्रोनिक मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है लंबे समय तक चलने वाला, ठीक है। तो लंबे समय तक चलने वाले पेप्टिक अल्सर को क्या बोलते हैं, क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। तो देखिए डीपली अफेक्टेड इन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, तो ये क्या करता है, डीपली अफेक्टेड करता है, ठीक है। जो हमारा स्टमक होता है, ठीक है, स्टमक वाला पार्ट होता है, स्टमक की जो अंदर वाली लेयर होती है कौन सी, म्यूकोसा, उसे तो अफेक्टेड करता ही है, साथ में उसके बाद जो दूसरी लेयर आती है सब म्यूकोसा, ये उसे भी अफेक्टेड कर देता है। तो ये बहुत ही सीवियर होता है, ये क्रोनिक होता है, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं इसकी क्या, पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, मतलब कि हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि पेप्टिक अल्सर कैसे कॉज कर रहा है। तो फर्स्ट है इसका ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी इटियोलॉजी हमने देखी, जो भी कॉजेज देखे, उन्हीं की वजह से पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हो जाते हैं। मान के चलिए व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल का सेवन कर रहा है, तो होगा क्या उससे कि इम्पेयर्ड म्यूकोसल बैरियर प्रोटेक्शन। तो देखिए जो म्यूकोसल लेयर है वो क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, मतलब कि बचा कर रखती है HCl से, लेकिन वो क्या हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी। अगर ज़्यादा मात्रा में कोई व्यक्ति एल्कोहल का सेवन कर रहा है तो वो जो प्रोटेक्शन कर रही है वो ठीक तरह से प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगी, किसका, स्टमक का, ठीक है। देन उसके बाद होगा क्या कि इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन इन स्टोमक टिश्यू, तो उससे क्या होगा कि जो स्टोमक के टिश्यू हैं, सेल्स हैं, उनमें क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होने लगेगा, इन्फ्लामेशन होने लगेगा। देन उसके बाद होगा क्या कि डैमेज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड अल्सरेशन पेप्टिक अल्सर, तो उससे क्या होगा कि डैमेज हो जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन, डैमेज हो जाएगी म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये उसकी क्या होती है, पैथोफिजियोलॉजी होती है। देन इसके बाद हम समझते हैं साइन और सिम्टम्स कि क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, अगर किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर है तो हमें क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले है क्या, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, मतलब कि क्या होगा कि मतलब कि सूजन देखने को मिलेगी हमें एब्डोमेन में, ठीक है। उसके बाद है एब्डोमिनल बर्निंग, बर्निंग सेंसेशन होगी, ठीक है। एब्डोमेन जो हमारा पेट होता है उसमें क्या होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी। देन उसके बाद सीवियर एब्डोमिनल पेन, जो एब्डोमेन होता है उसमें सीवियर पेन मिलेगा, दर्द होगा बहुत ज़्यादा। एंड क्या है, चेस्ट पेन, जो छाती होती है चेस्ट पेन होता है वो देखने को मिलेगा। एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, जो वेट लॉस की कंडीशन देखने को मिलेगी, वजन कम होगा व्यक्ति का, ठीक है। इसके बाद क्या है, पेन इन द अपर मिडिल पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल, जो अपर पार्ट ऊपर वाला पार्ट होता है मिडिल एब्डोमेन का, वहाँ पर क्या होगा, पेन देखने को मिलेगा, पेन होगा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा। देन उसके बाद क्या है, हार्ट बर्न, जो हार्ट होता है उसमें बर्निंग सेंसेशन होगी, बर्न का फील होगा, ठीक है। वॉमिटिंग भी होगी एंड ब्लीडिंग भी हो सकती है। देन उसके बाद लॉस ऑफ एपिटाइट, जैसे पेप्टिक अल्सर है तो वो खाना कम ही खाएगा और उसे भूख भी बहुत ही कम लगेगी, क्योंकि पेप्टिक अल्सर बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है अगर स्टमक में हो जाए तो।
एंड ब्लडी स्टूल, जो स्टूल होता है उसके साथ क्या हो सकता है कि ब्लड आने के चांसेस भी हो जाते हैं, ब्लड भी आने लगता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन की कि क्या क्या डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन होते हैं। तो सबसे पहले है हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले हम पेशेंट जैसे पेप्टिक अल्सर है उसे हम खुद पूछ कर पता कर सकते हैं, बता सकता है कि वो हमें ये तकलीफ़ है, यहाँ यहाँ हमें पेन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, स्कल्टेशन, पाल्पेशन, परक्यूशन, जो भी होता है फिजिकल एग्जामिनेशन में हम वो करेंगे। देन उसके बाद क्या है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में जो भी टेस्ट होता है यहाँ पर हम WBC काउंट करेंगे, WBC को मेज़र करते हैं मेनली। एंड इसके बाद ब्रीथ टेस्ट करेंगे। एंड इसके बाद क्या है स्टूल एंटीजन, स्टूल दोबारा से आ गया, स्टूल एंटीजन डिटेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद क्या है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में होता क्या है कि जो एंडोस्कोप होता है उसमें क्या लगा रहता है, कैमरा लगा रहता है एक, और एक लाइट लगी रहती है। और एंडोस्कोप क्या होता है कि मॉनिटर से कनेक्ट होता है, मॉनिटर से कनेक्ट होता है तो एंडोस्कोप माउथ से डालेंगे एंड एंडोस्कोप माउथ से डालकर ईसोफेगस से लेकर स्टमक में पहुंच जाएगा। एंड स्टमक में जो भी एक्टिविटी है, जो भी क्या है घाव है, वो किस में शो होंगे, मॉनिटर में शो होंगे, जिसे डॉक्टर डिटेक्ट करता है, डॉक्टर विजुअलाइजेशन करते हैं, तो उसे हम एंडोस्कोपी बोलते हैं। देन उसके बाद क्या है अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्सरे भी करेंगे हम। चलिए इसके बाद हम समझते हैं क्या मैनेजमेंट, किसका जो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अगर पेप्टिक अल्सर है तो उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। तो इसका मैनेजमेंट भी दो प्रकार से किया जाता है, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो क्या है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं, जैसे कि दिस टैबलेट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। तो गैस्ट्रिक एसिड अगर हमारे स्टमक में ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है तो उसे रिड्यूस करने के लिए कौन कौन सी टैबलेट देंगे। तो देखिए पेंटोप्राजोल, आइसोमेप्राजोल एंड रिमेप्राजोल, तो ये टैबलेट्स होती हैं कुछ जो कि क्या करती हैं गैस्ट्रिक के अमाउंट को कम करती हैं, रिड्यूस करती हैं। देन उसके बाद क्या है एंटाएसिड देंगे, एंटाएसिड रिलीव माइल्ड हार्ट बर्न। अगर हार्ट बर्न होता है उसके लिए एंटाएसिड प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये क्या करता है, और न्यूट्रलाइजिंग एसिड, जो एसिड होता है उसे क्या करता है न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं एंटाएसिड ड्रग्स। तो एंटाएसिड ड्रग कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो इसमें क्या है इट इज़ द कंट्रोल हाइपर सीक्रेशन ऑफ द एसिड। अगर स्टमक में सीक्रेशन ज़्यादा मात्रा में हो रहा है एसिड का, तो उसे रोकने के लिए आप कौन सी दे सकते हैं, रेनिटिडिन दे सकते हैं, सिमेटिडिन एंड निजाडिन टैबलेट्स जो आती हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट हम करेंगे किसमें, पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट में, ठीक है। देन इसके बाद अब हम यहाँ पर बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखें तो वेगोटॉमी। वेगोटॉमी में क्या होता है कि वेगस नर्व होती है जो उसे कट कर दिया जाता है। अब आप ये समझेंगे कि वेगस नर्व क्या होती है। तो देखिए वेगस नर्व क्या करती है कि ब्रेन को सिग्नल देती है कि स्टमक में क्या करना है, HCl का प्रोडक्शन करना है, सीक्रेशन करना है। तो वेगस नर्व को जब हम कट कर देंगे तो सिग्नल नहीं जा पाएगा, जिससे क्या होगा कि HCl का सीक्रेशन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद दूसरा है गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी जिसे हम बिलरोथ फर्स्ट बोलते हैं। अभी बिलरोथ फर्स्ट में होता क्या है कि देखिए जो हमारा स्टमक है, ये आप देख पा रहे होंगे स्टमक है, अगर स्टमक के पाइलोरिक पार्ट में यहाँ पर कोई क्या हो जाता है कि यहाँ पर कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब कि बोला जाए घाव हो जाते हैं, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर पेप्टिक अल्सर हो गया तो होता क्या है कि बिलरोथ में इस यहाँ से काट कर, कहाँ से, पाइलोरिक पार्ट को काट कर डायरेक्ट ड्यूडेनम को जोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर पाइलोरिक पार्ट को कट कर दिया गया है और डायरेक्ट ही ड्यूडेनम वाले पार्ट को यहाँ से अटैच कर दिया गया है, तो ठीक है। तो ये वाला कंडीशन किस में होती है, वाली कंडीशन हम किस में करते हैं, बिलरोथ वन में। इसमें क्या करते हैं कि जो पाइलोरिक पार्ट में अगर अल्सर हो जाते हैं तो उसे कट करके डायरेक्ट ही हम ड्यूडेनम वाला पार्ट अटैच कर देते हैं, ठीक है। एंड गैस्ट्रोजिजेनेस्टोमी, गैस्ट्रोजिजेनेस्टोमी मतलब कि बिलरोथ 2, इसमें होता क्या है कि इसमें अगर पाइलोरिक पार्ट में क्या हो गया है, कोई भी क्या हो गया है कि अल्सर पैदा हो गए हैं, अल्सर हो गए हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ ड्यूडेनम में भी क्या हो गए हैं, अल्सर हो गए हैं। यहाँ पर दोनों जगह पर अल्सर प्रोड्यूस हो जाते हैं, ड्यूडेनम में और पाइलोरिक पार्ट में। तो क्या होता है कि ड्यूडेनम वाले पार्ट को काट दिया जाता है एंड
पाइलोरिक वाले पार्ट को काट दिया जाता है। एंड देन जो भी शेष पार्ट बचता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो अटैच कर देते हैं किसमें, स्टमक में। ठीक है, तो ये किया जाता है किसमें, बिलरोथ 2 में। यहाँ पर दोनों को हटा दिया जाता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट को अगर ड्यूडेनम में है, और किसमें, पाइलोरिक पार्ट को, और डायरेक्ट ही इसे अटैच कर दिया जाता है बाकी बचे हुए पार्ट को, जो भी आप यहाँ पर बिलरोथ 2 में देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या की जाती है, गैस्ट्रोरेक्टोमी। गैस्ट्रोरेक्टोमी में हुआ क्या होता है कि अगर सीवियर कंडीशन होती है तो उस ऑर्गन को ही वहाँ से हटा दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। तो आशा है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो समझ में आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।